हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखिए, कल से वीडियो नहीं जा पाया है, उसके तमाम सारे कारण हैं। कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, और जब कॉलेज बंद होता है तो कहीं न कहीं थोड़ा इधर उधर जाने का भी प्रोग्राम बन जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में इसीलिए मेहनत की गई है कि कम से कम पढ़ाई के दौरान घुमाई फिराई नहीं हो पाई। तो जब सिलेक्शन के बाद सब कुछ सही हो गया है तो कभी न कभी घूम फिर लिया जाए। तो मैं समझ रहा हूँ इसके लिए कतई आप नाराज़ नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट की, तो फिक्स है आपकी, जहाँ थी वहीं है, ठीक है, यानी 18-19 जून को। लेकिन टीजीटी का जो पेपर है वो कहीं न कहीं फिर डगमगा रहा है, ठीक है, कहीं न कहीं फिर डगमगा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप विचलित मत होइएगा कि अब आप अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दें या शिथिल हो जाएं कि चलिए अब तो डेट ही खत्म हो गई। बेसिकली जो लोग टीजीटी के लिए केवल तैयारी कर रहे होंगे वो थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, क्योंकि पीजीटी वाले का तो एग्ज़ाम अपने टाइम पे फिक्स है। उसका महज एक कारण है कि पीजीटी में बच्चे कम हैं, जिसके वजह से अपना एग्ज़ाम वो टाइम पे हो रहा है। टीजीटी के लिए अभी दिक्कतें इसलिए आ रही क्योंकि सेंटर को लेकर समस्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सेंटर अभी तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं हो पाया है। और आनन फानन में डेट दे दिया करता है आयोग के बारे में आप जान रहे हैं कि आए दिन 4 साल से वैकेंसियों के बारे में तमाम सारी चीज़ें पेपर में निकलती हैं, फिर कह दिया जाता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। ये आपका देश है, इस देश में जो शिक्षा मंत्री लोग हैं, ठीक है, शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि पहले विद्यालय में बच्चे आएं तब अध्यापक नियुक्त हों, जबकि वही अगर उन्हीं से पूछ लिया जाए कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना चाहेंगे, जहाँ पहले अध्यापक रहेंगे वहाँ कराएंगे कि जहाँ बच्चों की संख्या बढ़ाकर तब अध्यापक नियुक्त किया जाएगा वहाँ कराएंगे, तो निश्चित तौर पे ये अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, जो नामी गिरामी स्कूल है, ऐसे में पढ़ाते हैं। और जब आपकी बारी आती है तो कहते हैं कि भाई जब छात्र ही नहीं है तो अध्यापक की ज़रूरत क्या है। जबकि आप ये निश्चित तौर पे जान रहे हैं कि जितने विद्यालय हैं उनके मानक के हिसाब से प्राइमरी में कम से कम 5 अध्यापक होने चाहिए, और टीजीटी पीजीटी में कम से कम जितने विषय हैं उतने अध्यापक होने चाहिए, तब तो बच्चा वहाँ एडमिशन लेगा। लेकिन सरकार है, अपनी अपनी नीतियाँ हैं, चुनाव आने वाला है। इसी तरह से अभी देखिए कल परसों में, कल ही में एक न्यूज़ आई है पेपर में, 50,000 वैकेंसी देने के मूड में है आयोग। तो 50,000 वैकेंसी केवल टीजीटी की नहीं है, केवल पीजीटी की नहीं है, केवल प्राइमरी की नहीं है, सबकी मिक्स है। इसके पहले आपने देखा 69,000 वैकेंसी केवल प्राइमरी में आई थी, ठीक है, उसके पहले 90,000 आई थी। तो ऐसा सपना आप छोड़ दीजिए देखना कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी जो भी आएगी सीमित मात्रा में आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आए तो सही, आते आते 3 साल लग जा रहा है और फिर पेपरबाजी हो रही है। लेकिन करना क्या है, हम छात्र हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारा धर्म है केवल पढ़ना, नहीं तो वही पुलिस की तरह आते आते एक बैग आ जाएगी और 1.5 महीना में एग्जाम हो जाएगा। बहुत लोग समझ ही नहीं पाए कि कब आई और कब एग्जाम हो गया। तो अपना कर्तव्य है कि पढ़ाई करते रहना। अब ये जब डेट पड़ रही है तो जाहिर सी बात है बहुत खिसकेगी, 1 आध महीना इधर उधर हो सकता है। कुल मिलाकर 4-5 महीने में एक नई वैकेंसी, जून ही में क्या कह दिए हैं पेपर देने के लिए, तो जून में एक नई वैकेंसी और आपकी पुरानी वैकेंसी का एग्जाम होना सुनिश्चित है। और 2025 में आप देखेंगे, अभी अप्रैल मई चल रहा है, ठीक है, 2025 में आप कहीं ना कहीं जरूर होंगे, किसी न किसी विद्यालय में सुशोभित होंगे, एक पद वहां पाएंगे। तो इसके लिए है कि आप घबराएं ना, न्यूज पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखते रहें, ठीक है। आज चूंकि न्यूज बहुत सारी जा चुकी थी तो मैंने उस पर अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है कि क्या रणनीति होनी चाहिए, जो आग फ्रेशर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए, ठीक। और अभी टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। मैंने सोचा कि आने के बाद तुरंत आपके लिए एक वीडियो डालता हूं। पहले देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ये जो चल रहा है टॉपिक, इसी में अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये
ये थंबनेल में जो है ये चीज, इसकी जगह पे आप क्या कर लेंगे, वाणिज्य नीति है आज। क्या है? वाणिज्य नीति। ठीक है, अब मैं फिर से रोकूंगा नहीं, 1 मिनट लगेगा, इसको चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वाणिज्य नीति या व्यापार नीति से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं, 42-43 क्वेश्चन, और आप उसको हल कर ले जाएंगे तो अपने एग्जाम को लेकर और संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, हाँ, इसका नाम है व्यापार नीति। ठीक है, व्यापार नीति या वाणिज्य नीति भी इसे कहते हैं, व्यापार या वाणिज्य नीति, ये आपका टॉपिक है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक, अब आप थोड़ा सा समझिएगा, व्यापार नीति का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक देश से दूसरे देश का व्यापार जब होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बड़े साधारण शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अब आप जानते हैं कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो 2 चीजों का ध्यान उसको रखना होता है कि आयात और निर्यात 2 ही होगा। जब एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है, ठीक है, उसे हम निर्यात कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उसे हम आयात कहते हैं। अब आयात और निर्यात दोनों चीजें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तय करती हैं। आयात और निर्यात दोनों बराबर होते हैं तो उसे हम संतुलित व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित व्यापार कहते हैं। लेकिन ज्यादातर भारत के बारे में देखा जाए तो व्यापार कभी संतुलित नहीं रहा है, और व्यापार संतुलित नहीं रहा है। अब इसके 2 चीजें हैं, क्योंकि भारत को बहुत सारी चीजें मंगानी पड़ती हैं बाहर से। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां ऐसे लोग हैं कि अवसरवादिता सरकार भी उसी तरह की होती है और विद्यार्थी भी उसी तरह का होता है। आप देखेंगे कि यहाँ लोग डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़कर क्या करने लगते हैं, लास्ट में IAS बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, जबकि उनका सारा पढ़ाई लिखाई क्या था, मशीनरी में था। जबकि मानविकी पढ़ने वाला व्यक्ति IAS बनेगा तो ज्यादा अच्छा होता है। उसी तरह का बीटेक करने वाला विद्यार्थी जब मौके की तलाश कहीं मेरिट सेरिट पे होता है तो मास्टर बन जाता है। इसलिए भारत में बहुत ज्यादा नई तकनीक नहीं आ पाती है, और जो बच्चे ऐसे इस तरह का काम करते हैं, विदेश उनको बहुत ज्यादा पैसा, दूसरे देश उनको बहुत ज्यादा पैसा देकर अपने यहाँ बुला लेते हैं। तो यहाँ इस तरह की नई चीजें नहीं हो पाती हैं। ये विडंबना है देश की। समझ में आई बात? क्योंकि विद्यार्थी भी अवसरवादी है और यहाँ की सरकार भी यही देखती है भाई जब चुनाव आए तो वैकेंसी लेकर आए, उसी में आनंद फानन में जो कुछ हो जाए हो जाए। तो व्यापार नीति के 2 पार्ट होते हैं, तो संतुलित होता है, आयात निर्यात दोनों बराबर हो तो संतुलित हो जाएगा। एक होता है प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल और अनुकूल क्या मतलब है? अनुकूल उसे कहते हैं जब हमारा निर्यात अधिक हो और आयात कम हो। ये दोनों असंतुलित व्यापार के पार्ट हैं। ठीक है, संतुलित तब होगा जब दोनों बराबर होंगे, और असंतुलित होगा जब निर्यात या आयात अधिक होगा। अब इसमें दो चीजें हैं कि प्रतिकूल है या अनुकूल है। कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसका अनुकूल कब होगा? जब इसका निर्यात अधिक होगा, आयात कम होगा, तो इसे हम अनुकूल व्यापार कहेंगे। और जब हमारा आयात अधिक होगा, निर्यात कम होगा, तो इसे प्रतिकूल व्यापार कहेंगे। और भारत के संबंध में हमेशा प्रतिकूल ही होता है। हमारा हमेशा आयात अधिक होता है, निर्यात कम होता है। इसके भी कारण है। इसके कारण जैसे मैंने आपको बताया कि नई चीजें भारत ना तो बनाता है ना तो पैदा करता है उस तरह की। ठीक है, आइए दूसरी बात करते हैं ये कि तब हमारे यहाँ जो ज्यादा वस्तुएं आयात की जाती हैं तो हमारे यहाँ जो नए नए उद्योग पनप रहे हैं, नए नए उद्योग स्थापित होते हैं,
उसी से रिलेटेड वस्तुएं होती हैं जो आयात की जाती है। तो जो आयात की जाती हैं वस्तुएं वो चीन से होती हैं, अमेरिका से होती हैं, जहां पर तकनीकी इतनी अच्छी है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतने कर्मठी लोग हैं कि उसकी लागत कम आती है। लागत कम आने के कारण वो वस्तुएं बहुत ही सस्ती होती हैं। और आपके देश में जो वस्तु बनती है उसकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके कई कारण हैं कि यहाँ आप देखिए जो सरकारी जॉब में है या जो जॉब में है वो काम बहुत नहीं करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है, ये है चीज़ें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए उसकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ की वस्तुएं कम बिकती हैं। लेकिन उद्योग को बचाना है तो संरक्षण का उपाय अपनाया जाता है। तो जो वस्तु आयातित होती है उस पर एक कर लगाया जाता है, कर लगाकर उसका मूल्य थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि वो यहाँ के वस्तु के हिसाब की हो पाए और आप स्वदेशी को मानते हुए थोड़ा महंगा खरीदें, लेकिन विदेशी वस्तु से टक्कर लेने में अपना उद्योग बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए यही कर जो है वो प्रशुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रशुल्क कहलाता, मतलब विशेष प्रकार का शुल्क जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कर लगाया जाता है उसे ही प्रशुल्क कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। चलिए जो जो प्रश्न में आएगा वो मैं बात करता चलूंगा। फिलहाल वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, जो आपका प्रश्न होता है उस पर एक शार्ट नोट भी बनता है मेरा, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड बात करने में बहुत सारी चीजें दिमाग से उतर जाती हैं बताने को, तो उस पर नजर जाती है कि भाई इसमें क्या क्या हमको बताना था, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे अभी एक कह रहे थे कि सर नीचे बहुत देखते हैं, तो नीचे देखने का बस इतना है कि एक प्रश्न पे जो और चीजें बतानी होती हैं उसका शार्ट नोट रहता भाई, ठीक है, कि आपको बताते समय कौन सी चीज दिमाग से उतर ना जाए। बाकी हमको क्या, हमको तो प्रश्न आएगा तो सारी चीजें हम आ ही रही हमको, क्योंकि आती नहीं तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई होता, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए कि एक प्रश्न पे कितनी चर्चा की जा रही है, उसमें आपको क्या मिल रहा है। बाकी ये नहीं, वो हम ऑनलाइन पढ़ाया करते थे जब दूसरे चैनल पर, अभी भी पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन जब सिलेक्शन के पहले पढ़ाया करते थे तो एक बच्चा कहा कि सर किताब ही से तो पढ़ा रहे हैं, तो हमने उससे कहा कि भाई पैदा थोड़ी हम करेंगे, सब किताब ही से न पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि आपके सामने किताब नहीं होती है, हम जो पढ़ाना होता है उस पर घंटों मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये चीज़ बच्चे को कैसे बताई जाए। अभी जब आप हमसे जुड़ेंगे विस्तृत पढ़ने में, तो प्रश्न हल कर रहे हैं ना, तब आप देखेंगे कि कितना मजा आता है, एक एक सिद्धांत, एक एक टॉपिक इतना गजब का समझ में आएगा कि फिर आपको भूलेगा नहीं। क्लियर ना जी। आइए फिलहाल आपके एग्जाम को देखते हुए, वो भी शुरू होगा जल्द ही, देखते हैं टाइम जैसे मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में व्यापार नीति पर आज हम चर्चा करेंगे कि एक देश की व्यापार नीति क्या होती है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कह रहा है कि अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होगा जब प्रस्तावित वक्र की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक होगी, एक से कम होगी, अनंत होगी या एक होगी। जब आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को जरूर एक बार, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में, आप ध्यान दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होगा जब प्रस्तावित वक्र की लोच क्या होगी। देखिएगा इसमें एक से अधिक, एक से कम या अनंत, तो एक से कम होगी, ठीक है। ऑप्शन इधर ऊपर नीचे कर दिए हैं टाइप करने वाले, ए के बाद बी होना चाहिए, उन्होंने सी कर दिया। एक से कम अगर होगी तो अनुकूलतम प्रशुल्क कब क्या होगा? उच्चतम होगा। क्या होगा? उच्चतम। क्लियर। आगे कह रहा है कि यदि आयात की मांग की लोच इकाई से अधिक है तब अवमूल्यन आयात का मूल्य क्या करेगा? बढ़ेगा या बढ़ाएगा, स्थिर रहेगा या घटेगा या उपयुक्त सभी होगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, यदि आयात की मांग की लोच मतलब इकाई से अधिक है, आयात कोई वस्तु आयात की जा रही है, उसकी मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है। मतलब क्या है कि उस पे प्रशुल्क अगर थोड़ा सा भी बढ़ाया जाएगा तो उसको मांगने से मना कर देगा आदमी,
क्योंकि उसकी लोच क्या है, इकाई से अधिक है, बेलोच नहीं है, तब अवमूल्यन आयात का मूल्य क्या करेगा, घटाएगा। क्या करेगा, घटाएगा, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो मांग ही उसकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ में आ रही बात। और यदि इकाई से कम होती तो वहां होता बढ़ेगा, क्या होता, बढ़ेगा। क्लियर। तो दोनों प्रश्न ही समझ लीजिए, अगर इसको इकाई से कम या बेलोच करते तो इसका आंसर ये होता, ए वाला। समझ में आई बात। चूंकि इकाई से अधिक लोच है इसलिए उसका आंसर क्या, घटेगा। दोनों प्रश्न का आंसर हो गया। समझ समझ के समझना है। कह रहा विनिमय दर को ऊंचा रखना या टांकने का अर्थ क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा का अधिमूल्यन या निर्यात बढ़ाना। जल्दी से बताइएगा। देखिए दो चीजें यहां आपको समझना है, अवमूल्यन क्या होता है और अधिमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन पहले समझ लीजिए, अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है। अवमूल्यन, जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य की तुलना में घटा देता है, अपने देश में वही रहेगा, अपने देश में कोई चेंजिंग नहीं है, दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य की तुलना में। अब ऐसे समझिए आप, जैसे डॉलर है और रुपया है। पहले क्या था, मैं उदाहरण दे रहा हूं, पहले अगर $1 बराबर अगर 50 रुपये, अभी जो करंट चल रहा है वही ले लीजिए, 85 रुपया, लगभग 86 85 रुपया है। ठीक है। अगर अवमूल्यन होगा तो क्या हो जाएगा, अपने देश की मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, यानी 1 रुपया बराबर क्या हो जाए, 100 रुपया। 1 रुपया बराबर 100 रुपया हो जाए तो अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्या होगा, घट गया, तभी तो $1 बराबर अब 100 रुपया मिलने लगा। ठीक है। $1 बराबर 100 रुपया, यही क्या है आपका, ये क्रिया क्या है, अवमूल्यन है। क्या है, अवमूल्यन। इससे होगा क्या, अवमूल्यन से हमेशा आयात, ठीक है, घटता है और निर्यात बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि विदेशियों के लिए आपके देश की मुद्रा, आपके देश की वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती लगने लगेगी। क्योंकि कोई अमेरिकी अगर भारत में आएगा तो डॉलर के बदले क्या लेगा, रुपया लेगा, तभी तो भारत में घूम पाएगा, क्योंकि डॉलर तो चलेगा नहीं। कोई जापानी अगर आएगा तो वो एन लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, एन, जापानी एन। तो उसके पहले जो था, पहले मान लीजिए डॉलर का 85 रुपया ही मिलता था, अब $1 का 100 रुपया मिलेगा। क्योंकि भारत में वह घूमेगा तो भारत के वस्तु को खरीदेगा, तो भारत में तो कोई चेंज नहीं है, तो पहले जिस 85 रुपया मिल रहा था 100 रुपये में, उसको यहाँ की सामान क्या होगी, सस्ती लगने लगेगी। $1 में अब 100 रुपये के बराबर सामान खरीद लेगा। समझ में आई बात। इसलिए निर्यात भारत का बढ़ेगा। क्या होगा, अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है। ये बात समझ में आई। निर्यात बढ़ता है, आयात घटेगा। किससे, अवमूल्यन से। किससे, अवमूल्यन अगर होगा, अवमूल्यन। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहीं से अधिमूल्यन आप समझ लीजिए। अधिमूल्यन क्या होता है, समझ लीजिए। अधिमूल्यन, अधिमूल्यन जस्ट अवमूल्यन का उल्टा है। अधिमूल्यन क्या होगा, जब भारत या जब कोई देश विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ा देता है, अपने देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ा देता है, तब उसे हम अधिमूल्यन कहते हैं। जैसे इसी को आप उलट लीजिए, जैसे $1 बराबर, इस समय $1 बराबर 85 रुपये के है, कितना, 85 रुपये का। अब अगर अधिमूल्यन होगा तो $1 बराबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 60 रुपया। कितना, 60 रुपया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अधिमूल्यन। अब डॉलर जो है क्या हो गया, डॉलर पहले $1 में जहां 85 रुपया मिल रहा था वहां अब 60 रुपया मिल रहा है। अब इससे निर्यात हतोत्साहित होगा। निर्यात क्या होगा, निर्यात घटेगा और आयात क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बाहर से सामान मंगा रहा है, यानी अमेरिका से,
तो जहां रुपया $1 उस देने के लिए उसको कितना 85 रुपया देना पड़ता था, अब वह 60 रुपए में ही $1 पा जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि हमारा आयात क्या हो गया, सस्ता हो रहा है, आयात सस्ता हो रहा है, इसलिए आयात ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, अब इस प्रश्न को पढ़िए। विनिमय दर को ऊंचा टांकने का अर्थ क्या है? यानी भारतीय मुद्रा का अधिमूल्यन, क्या भारतीय मुद्रा का या किसी भी मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में मूल्य को बढ़ाना क्या है, अधिमूल्यन कहलाता है। तो आंसर आपका सही होगा सी। कौन सा? सी। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। कह रहा प्रशुल्क है एक कर, अनुदान, सहायता या सिद्धांत। प्रशुल्क एक प्रकार का कर है, ठीक है, जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगता है। प्रशुल्क क्या है? एक प्रकार का कर है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यापार नीति पढ़ रहे हैं। कह रहे एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात के बराबर होता है? देखिए दो चीजें होता है व्यापार शेष, एक होता है एक भुगतान संतुलन होता है, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। जिसमें हम दृश्य मदों को केवल शामिल करते हैं वह व्यापार कहलाता है, और जिसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं उसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं। क्लियर? तो या कर व्यापार शेष यानी इसमें केवल दृश्य मदें शामिल होंगी, केवल अदृश्य मदों पर मूल्य आधारित होता है नहीं, केवल दृश्य तथा अदृश्य मदों पर नहीं, केवल दृश्य मदों पर। क्या? केवल दृश्य मदों पर। एक बात आप पकड़ ली अगर कि व्यापार संतुलन केवल दृश्य मदों का होता है, वस्तुओं का, सेवाएं इसमें नहीं होती हैं, केवल वस्तुएं होती हैं। और जब हम भुगतान संतुलन की बात करते हैं तो उसमें वस्तु और सेवा दोनों होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। कह रहा कि विदेशी व्यापार नीति 2004 और 9 के अंतर्गत तारांकित निर्यात गृहों को वर्गीकृत किया गया था। देखिएगा, तारांकित निर्यात गृहों को वर्गीकृत किया गया था। तो 2004 और 9 में आज तक भी वही चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत खोजने की कोशिश की, नहीं मिला ये। ठीक है, 5 श्रेणी अगर आप देख लीजिएगा 2024-25 डालकर कि कोई नई चीज आपको मिल पाती है तो देख लीजिएगा, फिलहाल नहीं तो यही सही है। क्लियर? क्योंकि मैंने भी सर्च किया है, नहीं मिल पा रहा था मुझे। 5 श्रेणियों में बांटा गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है। आगे कह रहा कि 5-6 में भारत के वस्तु निर्यात की मात्रा का स्तर को पार कर गई। ठीक है, कितने बिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गई है? तो इसके ये आपको करंट में मिल जाएगा, ये 820.93। तो ये सब पुराना आंकड़ा है। अगर क्या देखेंगे 24-25 में देखेंगे तो आपको 820.93 बिलियन डॉलर हो गई है। कितनी? 820.93 बिलियन डॉलर। ठीक है ना जी? हाँ, आगे कह रहा भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? बहुत ही जबरदस्त है। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि निर्यात ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का, अच्छी अर्थव्यवस्था का सूचक है। आप जानते हैं कि भारत की अगर अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जीडीपी के अनुसार। जीडीपी तो समझ ही रहे होंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात होती है, उसके अनुसार हम 5वें नंबर पर हैं। जबकि पीपीपी परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी के अनुसार हम विश्व में 3रे नंबर पर हैं। चीन अमेरिका के बाद 3रे नंबर पे, जापान 4थे नंबर पर, इसके बाद जर्मनी है। क्लियर? तो ये देखता है आपका वाणिज्य मंत्रालय। कौन देखता है? वाणिज्य मंत्रालय, यानी व्यापार मंत्रालय। वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है, इसको वाणिज्य नीति कहिए या व्यापार नीति कहिए, दोनों बात बराबर है। आगे है कि कथन और कारण। कथन आ है कि विगत वर्षों में भारत की मूल्यानुसार निर्यात संरचना में हीरा जवाहरात का महत्व बहुत बढ़ा है। कारण भारत में हीरा एवं बहुमूल्य पत्थरों का उत्खनन बहुत बढ़ा है। प्रश्न नंबर 9 का जवाब आप दीजिएगा। देखिए, अगर बात करते हैं विगत वर्षों में भारत की मूल्यानुसार निर्यात संरचना में हीरा और जवाहरात का महत्व बहुत बढ़ा है, तो ये बात तो सही है,
यानी कथन ए सत्य है। कारण कि भारत में हीरा और बहुमूल्य पत्थरों का उत्खनन बहुत बढ़ा नहीं, ये नहीं, अगर बढ़ा होता तो उसका मूल्य घटता। समझ में आई बात? चूंकि जब खनन स्थिर रहता है और मांग बढ़ जाती है तो मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, मूल्यानुसार की बात हो रही है। तो देखिए कौन आ सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। आ सही है परंतु आर गलत है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी आंसर की आई है, बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब लग गया होगा कि कितना सही है कितना गलत है, उसके अनुसार अपनी अपनी मेरिट को ऊपर नीचे करिए। चूंकि इकोनॉमिक्स अभी हम देख नहीं पाए थे, कल एक लोग देख के बता भी रहे थे कि इकोनॉमिक्स मिल नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा तो फिर उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो लोग बैठे होंगे दिए होंगे तो उनको पता चल जाएगा। कह रहे वर्तमान में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का प्रतिशत अंश कितना है, प्रतिशत अंश कितना है। तो देखिएगा वर्तमान की जब बात करें, वर्तमान की बात, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान कब का लिया गया है, जब प्रश्न 2004 में आया था। ये प्रश्न 2004 में पूछा गया है। अब अगर यही प्रश्न उठा के 2025 में रखता है तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, कोई ऑप्शन सही नहीं होगा इसमें से। ठीक, क्योंकि वर्तमान में भारत का निर्यात में हिस्सा अगर बात करें तो 1.7 से लेकर 1.8 तक है। ठीक है ना जी, इस दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे आप मार दीजिएगा। भारत में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, 1.7 से लेकर 1.8। दृष्टि का एक लेख है उसमें हम 1.1 देखते हैं, 8 देखते हैं, और एक और आर्थिक समीक्षा थी तो उसमें 1.7 दे रहा था। फिलहाल ये दोनों में से कोई सही है, और इसमें तो कुछ भी नहीं, इस समय तो बहुत कम था। क्लियर? हाँ, आइए कह रहे भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब हुआ था। जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बार अवमूल्यन हुआ है और तीनों बार मैं आपको बता देता हूं। प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। कब 1949 में? 19 सितंबर 1949। ठीक है, अवमूल्यन मतलब भारतीय मुद्रा का मूल्य घटाया गया था विदेशी मुद्रा के तुलना में। कारण कि व्यापार को संतुलन में लाने के लिए, व्यापार को संतुलन में लाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए, ऐसा इसलिए किया जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिएगा, पहली बार ये था, दूसरी बार 6 जून 1966 को फिर किया गया, 6 जून 1966 को। इसके बाद तीसरी बार फिर किया गया जुलाई 1991 में, 1991 में किया गया था। तो ये 3 बार अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन और विमुद्रीकरण में अंतर होता है। विमुद्रीकरण मतलब पुरानी मुद्रा की जगह पे नई मुद्रा जारी करना, और अवमूल्यन का मतलब होता है विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा का मूल्य कम कर देना। क्लियर? आइए, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, जबरदस्त है। ये व्यापार नीतियां हैं और उसमें दिया गया है क्या क्या हुआ है। ठीक है, क्या क्या हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। ठीक, तो देखिए, अगर आयात अधिकार योजना की बात करें, आयात अधिकार योजना की बात करें तो यह नई आयात नीति 1975 और 76 में आया था। आयात योजना की बात करें तो ये कब आया था? 1975-76 में। और यदि हम बात करें किसकी, आयात निर्यात पासबुक की, आयात निर्यात पासबुक की, तो आयात निर्यात नीति 1985 में आई थी। ठीक है ना जी। यदि स्वर्ण स्थिति प्रमाण पत्र की बात करें, स्वर्ण स्थिति प्रमाण पत्र की बात करें तो आयात निर्यात नीति कब? 1999 और 2000 की बात है ये। यदि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बात करें तो यह आया है 2000 में। कब आया है? 2000 में। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो विकल्प आपका ए सही होगा।
विकल्प आपका ये, अच्छा ऊपर से हो गया, ए मानकर चलिए, विकल्प ये। समझ में आई बात? क्लियर? अब देखिएगा अगला प्रश्न कि क्रय शक्ति समता के मामले में भारत की क्रम संख्या क्या है? क्रय शक्ति समता के मामले में भारत की क्रम संख्या क्या है? मतलब परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी की बात कर रहा है, परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे, कि वर्तमान समय में यानी 2024-25 की भी बात करेंगे हम, ठीक है, तो भारत परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका चीन है, दूसरे नंबर पर आपका है अमेरिका, ठीक है, क्या है? अमेरिका। और तीसरे नंबर पर आपका भारत है, क्या है? भारत। और चौथे नंबर पर है जापान, इसके बाद जर्मनी है। यानी कि हम अपने यहाँ खरीदने के मामले में जो महंगाई का सिस्टम है, उसके मामले में हम चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर हैं। और जीडीपी के मामले में देखेंगे, जीडीपी, ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में तो पांचवी अर्थव्यवस्था, कौन सी? पांचवें नंबर पर। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है, इसलिए कट कर दीजिएगा, आप ये याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न उठाया गया है कब का? पहले का, इसलिए आप क्या करेंगे, उसकी जगह पे ये चीज कर लेंगे। चूंकि प्रश्न इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आप जान पाएं कि इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। उसका आंसर वर्तमान से जोड़ दिया जा रहा है, तो आपका दोनों सिस्टम कि पूछा गया है ये भी क्लियर हो जा रहा है, और ये भी क्लियर हो गया कि वर्तमान समय में है क्या। निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं था? उदारीकरण मनमोहन नरसिम्हा राव नीति, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का नाम आपने सुना था। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं, खेत में उतर गई थी। और ये प्रधानमंत्री, जिनको आज के दौर के जो लोग नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं आता था, चुप रहने वाले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी के इशारों पर नाचने वाले व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है भाई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहने के पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे जबरदस्त अर्थशास्त्री थे कि मत पूछिए, ठीक है ना जी। उन्होंने ही 1991 की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, पटरी पर नहीं, पूरी तरह सड़क पर लाकर दौड़ाया था, ठीक ना जी। तो ये कह रहा कि सभी स्तर पर अधिकतम उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि, रोजगार के अधिकतम अवसर उत्पन्न करना, गरीबी और आर्थिक सहायता में वृद्धि करना। देखिएगा कौन सा सही है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है, ये बात करनी है। तो सभी स्तर पर अधिकतम उत्पादन, ये तो सही है, तभी हो पाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि, ये भी सही है। रोजगार के अधिकतम अवसर, ये भी सही है। गरीबी से इसका कोई मतलब नहीं था, गरीबी से संबंधित ये योजना नहीं थी, ठीक है ना जी। आइए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं, आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंस को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना। तो देखिएगा यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, ये नहीं सही है, ठीक है। तीसरा नहीं सही है, बाकी तीनों सही हैं। आप उन प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो भारत में रोजगार के अवसर को बनाए, भारत में निवेश के अवसर को बनाए, ठीक है, निर्यात को बढ़ाए, इस तरह की बातें सारी सही होंगी। इसमें कम से कम 7 काम किए गए थे, ठीक है, विस्तृत में बताएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के कारण क्यों आर्थिक संकट आया था, ठीक है। तो देखिए पहला पढ़िए, विदेशी विनिमय ऋण को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा था, ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। ऋणदाता देश को भौतिक रूप से स्वर्ण हस्तांतरण करना पड़ा, ये भी सही है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता को स्थापित करना पड़ा, ये गलत है, ठीक है। रिसर्जेंट इंडिया ब्रांड बेचने पड़े, नहीं, ये भी। तो ये दोनों सही नहीं है, यानी 1 और 2 क्या है? ये सही है।
और 3 और 4 ये गलत है। 1991 मनमोहन नरसिंहा राव, नई आर्थिक नीति के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है ना जी, नई आर्थिक नीति। कह रहा फेरा के स्थान पर कौन सी संस्था अधिनियमित की गई, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, फेरा के स्थान पर बनाई गई है फेमा। कौन सी? फेमा बनाई गई है। फेरा के स्थान पर क्या बनाया गया? फेमा बनाया गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, फेरा बनी थी 1973 में। कब बनी थी? 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसे कहते हैं, फेरा को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और 1974 से प्रभावी हुई थी। 1974 से क्या हुई थी? प्रभावी हुई थी। इसी के स्थान पर 1 जून, ठीक है, 1 जून 2000 को फेमा क्या बना? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसे कहते हैं, मैनेजमेंट एक्ट इसे कहते हैं, जो 2002 से लागू हुआ। कब से? 2002 से लागू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, फेरा का स्थान पर बना फेमा, और ये सारी चीजें अगर डेट और तारीख पूछ देगा तो आप लगा लीजिएगा। कह रहा है कि अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है अभिलेखित व्यापार को, तस्करी व्यापार सैन्य वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का। अदृश्य व्यापार में क्या शामिल होती हैं? सेवाएं। सेवाएं दिखती नहीं है भाई, सेवाएं दिखती नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि आयात की औसत प्रवृत्ति होती है। आयात की औसत प्रवृत्ति बराबर क्या होता है? जबरदस्त का प्रश्न है। आइए देखिए, ये बटे का चिन्ह है, सब क्या है? बटे का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा? कुल आयात बराबर समग्र राष्ट्रीय क्या? आय। पहला ही सही है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कुल आयात बटे बराबर नहीं, समग्र राष्ट्रीय आय। ये क्या है? यही आपका होता है औसत प्रवृत्ति। आयात की औसत प्रवृत्ति बराबर कुल आयात बराबर बटे समग्र राष्ट्रीय आय। आगे कह रहा कि मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है, जहां बिना कर दिए वस्तुओं का आवागमन होता है, जहां उद्योग उत्पादन प्रशुल्क से मुक्त तथा निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। क्या? जहां बिना किसी नियंत्रण के व्यापार हो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार क्षेत्र। कोई भी बंधन ना हो, ना किसी तरह का प्रशुल्क हो, ना किसी तरह का रोक छेक हो, उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। कह रहा शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या अक्सर निम्न संदर्भ में की जाती है। शिशु उद्योग, शिशु मतलब जो उद्योग छोटे छोटे रूप में पनप रहे हैं देश में, उनको शिशु उद्योग कहते हैं। अगर शिशु उद्योग का तर्क दिया जाता है तो निर्यात को बढ़ावा देता है, आयात को कम करता है। इसका मेन उद्देश्य होता है संरक्षण, ताकि वह उद्योग बढ़ सके, ठीक है। नहीं तो विदेशी सामानों से टक्कर लेने के चक्कर में उनका खात्मा हो जाएगा। कह रहा है कि नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार क्या है? नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार क्या है? मुक्त व्यापार, निर्माण संचालन हस्तांतरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र या शिशु उद्योग। संरक्षण प्रदान जब भी किया जाएगा यह शिशु उद्योग का तर्क होता है। क्या? शिशु उद्योग का तर्क होता है। आगे है कि शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया? शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया है? तो देखिए, एडम स्मिथ जो थे ये लेसस फेयर नीति से संबंधित थे, मतलब बिना किसी बंधन के व्यापार के संबंध में कि मांग और पूर्ति ही डिसाइड करेगी, बाकी किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यही इसके पक्ष में नहीं थे। बाकी सारे लोग क्या हैं? शिशु उद्योग के संरक्षण के पक्ष में हैं, क्योंकि जब कोई उद्योग जन्म लेता है अगर उसको बचाया नहीं जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा। आगे है औद्योगिक सुरक्षा हेतु शिशु उद्योग तर्क का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिएगा, इसके सबसे बड़े समर्थक थे फ्रेडरिक लिस्ट। कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट थे। आइए, फ्रेडरिक लिस्ट। अनुकूलतम शुल्क वह है जो शुल्क से सुलाभ
को अधिकतम करे, शुल्क से हानि को न्यूनतम करे, शुल्क से सुलाभ एवं शुल्क से हानि को बराबर करे। अनुकूलतम, ऑप्टिमम की बात हो रही है। क्या? ऑप्टिमम। तो देखिएगा, अनुकूलतम उसे कहेंगे जो शुल्क से सुलाभ को क्या करे? अधिकतम करे भाई, अधिकतम करे, उसे हम कहते हैं अनुकूलतम शुल्क। आगे कह रहा है कि भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है। भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को क्या कहा जाता है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली, तैरती विनिमय दर प्रणाली, या अग्रिम विनिमय दर प्रणाली, या प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली? जल्दी से बताइएगा। और जो भारत में विनिमय प्रणाली है इस समय, उसको हम कहते हैं प्रतिबंधित तैरती विनिमय प्रणाली। प्रतिबंधित इसलिए कि अगर प्रतिबंधित नहीं होती तो भारत में बहुत सारे विदेशों से क्या हो जाता? माल आके पड़ जाते, और भारत के उद्योग जो छोटे छोटे हैं, पनप रहे हैं, विदेशों से टक्कर लेने में चूर चूर हो जाते, खत्म हो जाते। ठीक है, यही तो अंग्रेजों के समय हुआ था। कुटीर उद्योग पर पूरा प्रहार हो गया था, और कुटीर उद्योग समाप्त होते ही जो विदेशों से वस्तुएं आती थी उनका दाम बहुत बढ़ गया था। और जब दाम बढ़ जाएगा तो भारतीय मुद्रा विदेशों में जाना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आपके देश के एक महान अर्थशास्त्री, कौन? ड्रेन थियरी दिए थे दादा भाई नौरोजी। कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर घरेलू को प्रभावित करती है। कीमत, ब्याज की दर, आय या उपरोक्त सभी। स्थिर विनिमय दर घरेलू को प्रभावित करती है। देखिए प्रश्न को देखिए, इसके बाद समझिए फिर उत्तर दीजिए। तो स्थिर विनिमय दर की अगर बात करेंगे तो वो कीमत को भी प्रभावित करेगी, ब्याज की दर को भी प्रभावित, आय को भी प्रभावित करेगी। इसलिए इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा जो सबसे सटीक होगा, स्थिर विनिमय दर। आगे कह रहा कि जब एक देश के निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की मांग की तुलना में कम होती है, तब उस देश की व्यापार की शर्तें प्रवृत्ति होती हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निर्यातों की मांग की लोच, यहां देखिए निर्यातों की मांग की लोच आयातों की तुलना में कम होती है, तुलना में कम होती है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक, अगर आप आंसर वो प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और मेरी बात को पहले से रिलेट करेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति कैसी होगी? वो प्रतिकूल होगा। क्या होगा? प्रतिकूल होगा, यानी आयात आपके बढ़ेंगे और निर्यात कम होंगे। क्लियर? आयात बढ़ेंगे और निर्यात कम होंगे, क्योंकि निर्यातों की मांग की लोच आयातों की तुलना में क्या है? कम है। समझ में आ रही बात? हाँ। आगे कह रहा है संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क तुलनात्मक लाभ के गतिशील सिद्धांत पर आधारित है। यह मान्यता है कि संरक्षण अपनाने वाला देश अल्पकाल में ही तुलनात्मक लाभ की स्थिति में आ जाएगा। प्रशुल्क के विरोध में दिया जाता नहीं, देश के भुगतान शेष में असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए, तो संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क तुलनात्मक लाभ के गतिशील सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तुलनात्मक लाभ के गतिशील सिद्धांत पर आधारित है। आगे अगला प्रश्न है आपका 30वां कि प्रति व्यापार किस प्रकार का व्यापार है? प्रति व्यापार किस प्रकार का व्यापार है? तो देखिएगा, घरेलू मुद्राओं में व्यापार, उभयनिष्ठ मुद्राओं में व्यापार नहीं, वस्तु विनिमय में व्यापार। वस्तु विनिमय व्यापार को क्या कहते हैं? प्रति व्यापार कहते हैं। काउंटर ट्रेड, काउंटर ट्रेड। आगे निम्नलिखित में से किसे विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया? किसे व्यापार विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया? मुक्त व्यापार नहीं, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, 31। और आप जान रहे हैं कि भारत यदि किसी को अपनाता है तो वह बी है, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, कि भारत हमेशा आयात को कम करना चाहता है और निर्यात को बढ़ाना चाहता है। कह रहे भारतीय आयात का सबसे बड़ा संकट कौन सा है? संघटक कौन सा है? उर्वरक, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी और उपभोक्ता उत्पाद। तो आप जानते हैं
कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, इस समय मशीनरी अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो और सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशीनरी। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ साथ मशीनरी जोड़ देंगे तो और सही हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी देता तो और ज्यादा आंसर सही होता है। वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है, प्रमुख आयात वस्तु है तो खनिज तेल के साथ साथ बी और डी सही होगा। वर्तमान समय में बी और डी, मशीनरी और खनिज तेल, मशीनरी और खनिज तेल। ठीक है ना जी। हाँ, आगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज किसकी देन है? आयात निर्यात नीति 2002 और 7 की, सरकारी नीति, नई आर्थिक नीति और मौद्रिक नीति। जल्दी से बताइएगा। 34 नंबर प्रश्न। तो देखिएगा, विशेष आर्थिक जोन नई आर्थिक नीति की देन है और नई आर्थिक नीति कब है? 1991। 1991 को नई आर्थिक नीति के रूप में हम लोग जानते हैं। फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बना? अभी मैंने बताया था, फेरा का स्थान पर फेमा बना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये बना है 2000 में और लागू हुआ है 2002 में। क्लियर? आगे है कि मार्शल लर्नर दशा के अनुसार अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात और निर्यात की लोच का योग। गजब का प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? इकाई से कम अगर होगा तो अवमूल्यन सहायक नहीं हो सकता। अवमूल्यन जिस आधार पर किया जाएगा, ठीक है, अवमूल्यन किस लिए किया करता कोई देश? निर्यात बढ़ाने के लिए, आयात कम करने के लिए। अगर मांग की लोच इकाई से कम है तो फिर ये काम नहीं करेगा। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब क्या होता है? एकदम आंख मूंदते ही मारिएगा। अवमूल्यन किया जाएगा तो क्या होगा? आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा, यानी आयात महंगे हो जाएंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे, तभी तो ऐसा होगा। यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। देखिए, सारे प्रश्न के आंसर आपके आ रहे हैं। प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं? यह आयात पर कर है, भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देता है, देश के भुगतान संतुलन में सुधार लाता। सही नहीं है, बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है? बहुत ही बारीक नजरों से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब ये देखिए, बाकी सब सही है। ये कम महत्वपूर्ण का स्रोत नहीं है, बहुत आय अर्जित करता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण का स्रोत है। आप सोचिए, कोई देश में वस्तु बनी है, यहां आ रही, बिकने के लिए सरकार का कुछ भी नहीं लगा, सरकार केवल सीमा पर एक कर लगा देती है जिसको प्रशुल्क कहते हैं, उससे एक मोटी आमदनी भारत सरकार को हो रही है। यानी कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण है। उपयुक्त चित्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के उपाय हैं। कोई चित्र दिया गया था, ठीक है, चित्र, ये चित्र ये बनाए नहीं है, मैं बना देता हूं। इस तरह का जब आपको दिखे, ठीक है, तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। समझ में आई बात? इस पे क्या वस्तु A है और इस पे वस्तु B है। ये इस पे B ले लिए हैं, बस वस्तु A। क्लियर? अगर आपको इस तरह का कोई भी फिगर दिखता है, Z1 Z0, ठीक है, तो आप जान लीजिएगा यह प्रशुल्क को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्रशुल्क को। B0 A0, B0 A0, ठीक है, और ऐसे डॉटेड लाइन ये अगर बता रहा है तो जान लीजिएगा ये प्रशुल्क को बता रहा है। प्रशुल्क यानी कौन सा? तट कर, सीमा शुल्क को बताता है। किसको बताता है? सीमा शुल्क को। ठीक ना जी, सीमा शुल्क को ही तट कर कहते हैं या प्रशुल्क कहते हैं, सीमा शुल्क। आगे,
कारण निम्नलिखित में से कौन नीति उपाय आयात की भौतिक मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर देता है? आयात की भौतिक मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर देता है। देखिएगा ये भी प्रश्न है। तो भौतिक मात्रा को जब कम और ज्यादा कर दिया जाए तो इसे हम कोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा, राशनिंग। ठीक है, कि इतनी मात्रा में हम आयात कर पाएंगे। जैसे हम इतने लाख का सामान मंगाएंगे, हम इतने मात्रा में क्या है, चीन से खिलौना मंगाएंगे। जब मात्रा सीमित कर दिया जाए, निर्धारित कर दिया है, तो उसे हम कोटा कहते हैं, राशनिंग। शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और छोड़ दो। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने इस कथन को व्यक्त किया था? ठीक है, तो देखिएगा इसमें अगर नाम लेंगे आर्यम, मसग्रेव, वान मेरिंग, एच डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं ये जवाब आएगा, क्योंकि इसे फ्रेडरिक लिस्ट ने दिया। फ्रेडरिक लिस्ट का एक कथन है। ठीक है ना जी, किसका है? फ्रेडरिक लिस्ट का कथन है, जो ऑप्शन में नहीं है। आइए बात करते हैं अगला कि शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है? शिशु उद्योग का तर्क संरक्षण के पक्ष में है। किसके पक्ष में है? संरक्षण के पक्ष में है। तो इस तरह से व्यापार नीति के आपके 42 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आपके आएंगे समाप्त हो गए। आप जो करंट से रिलेटेड प्रश्न है एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा। हालांकि सही दिया गया है, लेकिन एक बार अपने से देख लेंगे, आर्थिकी पढ़ लेंगे तो आपको और विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये प्रश्न आए हैं। बस मेरा उद्देश्य था कि आपको कुर्वे दे देना कि देखिए ये प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है ना जी। और बाकी सारे प्रश्न जो करंट से नहीं संबंधित हैं वो सारे प्रश्न एकदम 100% सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कैसी लगी वीडियो बताते जाइएगा और कमेंट आप लोग जरूर करिए कि कैसा लग रहा है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करते जाइए। ठीक है, और 1 से 2 घंटा निकालकर सभी वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट में एक साथ सभी वीडियो हैं। ठीक है, अभी ये सारे वीडियो भी उसमें जुड़वा दिए जाएंगे। आज शाम तक एक वीडियो और आपका जाएगा जो रहेगा भूगोल से संबंधित। ठीक है, मैं जल्द ही व्यवस्था कर रहा हूं आपके लिए नागरिक शास्त्र, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर बच्चों का इसमें भूगोल के साथ नागरिक शास्त्र होगा एक सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इतिहास तो धोखा दे रहा है, इसलिए इतिहास ज्यादातर लोग छोड़कर नागरिक शास्त्र ले रहे हैं। तो एक मैं उनका भी पूरी तरह से करवा देता हूं। प्रैक्टिस सेट तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद सुनने के लिए।